भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर 25 अगस्त को बीजिंग में 25वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठक हुई। बैठक के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों देश दशकों पुराने सीमा विवाद के किसी बड़े राजनीतिक समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत की और इसके बाद 8 सूत्रीय सहमति सामने आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों ने पहली बार फिर से सीमा के डिलिमिटेशन यानी सीमा निर्धारण में अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट हासिल करने के लिए एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाने पर सहमति जताई है। लेकिन इस 8 सूत्रीय फॉर्मूले को अगर भारत चीन सीमा विवाद के पिछले 6 दशकों के इतिहास और विशेषज्ञों के पुराने पैकेज डील प्रस्तावों के साथ पढ़कर देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या भविष्य में सीमा विवाद का समाधान जमीनों की अदला बदली या आपसी क्षेत्रीय समायोजन के किसी फॉर्मूले से हो सकता है। अभी फिलहाल इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि 2026 की 8 सूत्रीय सहमति में कहीं भी लैंड स्वैप या जमीनों की अदला बदली का प्रस्ताव नहीं है। लेकिन इसमें जिस 2005 के पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडलाइंस प्रिंसिपल एग्रीमेंट को आधार बनाया गया है उसमें म्यूचुअल एक्सेप्टेबल और पैकेज सेटलमेंट की अवधारणा मौजूद है। यही वह जगह है जहां पुराने टेरिटोरियल स्वैप प्रस्ताव फिर से चर्चा में आते हैं, क्योंकि चीनी विदेश मंत्रालय ने 8 सूत्रीय सहमति में 2005 के समझौते पर ज़्यादा जोर दिया है। अब जान लेते हैं कि 2005 का समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल भारत और चीन ने 11 अप्रैल 2005 को सीमा विवाद के समाधान के लिए पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल पर समझौता किया था। इसके तहत दोनों पक्षों ने माना कि अंतिम समाधान फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक फाइनल पैकेज सेटलमेंट कवरिंग ऑल सेक्टर्स तैयार करना था, यानी पश्चिमी, मध्य और पूर्वी तीनों सेक्टरों को जोड़कर व्यापक समाधान तलाशना था। इस समझौते में यह भी कहा गया कि सीमा निर्धारण में दोनों देशों के रणनीतिक हित, ऐतिहासिक साक्ष्य, वास्तविक भौगोलिक परिस्थितियां और सीमा क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। यही वो ढांचा है जिसे 2026 की 8 सूत्रीय सहमति ने दोबारा सक्रिय किया है। दोनों देशों ने साफ कहा है कि बाउंड्री सेटलमेंट की बातचीत 2005 के समझौते के आधार पर आगे बढ़ेगी। तो क्या इसका मतलब है कि अक्साई चीन के बदले अरुणाचल? दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के इतिहास में एक ऐसा विचार कई बार सामने आया है जिसे आम भाषा में टेरिटोरियल स्वैप या पैकेज डील कहा जाता है। इसका मोटा ढांचा ये था कि भारत पश्चिमी सेक्टर में चीन के नियंत्रण वाले अक्साई चीन पर अपने दावे को स्वीकार कर सकता है, जबकि चीन पूर्वी सेक्टर में भारत के नियंत्रण वाले अरुणाचल प्रदेश पर भारत की स्थिति को स्वीकार कर सकता है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रकाशित अमिया प्रताप सिंह के विश्लेषण में बताया गया है कि 1960 के दौर में भी ऐसा व्यापक समझौता चर्चा में था। भारत की ओर से अक्साई चीन में चीनी उपस्थिति को स्वीकार करने के बदले पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन लाइन की चीनी मान्यता की संभावना पर विचार हुआ था। लेकिन उस समय भारत में राजनीतिक और जनमत की परिस्थितियां ऐसे समझौते के पक्ष में नहीं थी। द डिप्लोमेट के विश्लेषण में भी कहा गया है कि भारत और चीन के पास अतीत में कम से कम 2 मौकों पर पैकेज डील के जरिए सीमा विवाद सुलझाने का अवसर था, लेकिन घरेलू राजनीति और बदलती परिस्थितियों ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। यानी लैंड स्वैप कोई नया विचार नहीं है। नया सवाल ये है कि क्या 2026 में बदलते भारत चीन संबंधों के बीच इस तरह के किसी टेरिटोरियल कंप्रोमाइज की जमीन तैयार हो सकती है। अभी जो भारत चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए जो 8 सूत्रीय फॉर्मूले पर सहमति बनी है, जिसमें बाउंड्री सेटलमेंट के फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी रखना, 2005 के समझौते को आधार बनाना, एक्सपर्ट्स ग्रुप के जरिए बाउंड्री डिलिमिटेशन में अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट तलाशना, एलएसी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग करना, अतिरिक्त मिलिट्री मीटिंग पॉइंट्स बनाना, 2 नए बॉर्डर मिलिट्री हॉस्टाइल बनाना, बॉर्डर ट्रेड और पिलग्रिम्स बढ़ाना और ट्रेड बॉर्डर रिवर्स पर बातचीत जारी रखना। इन 8 सूत्रीय फॉर्मूलों में भले ही लैंड स्वैप की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पहली बार लंबे अंतराल के बाद बाउंड्री डिलिमिटेशन को वास्तविक परिणाम तक ले जाने के लिए संस्थागत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस 8 सूत्रीय फॉर्मूलों में जो अर्ली हार्वेस्ट की बात कही गई है, उसका मतलब ये है कि भारत चीन के बीच पूरी 3800 किलोमीटर की विवादित सीमा का समाधान एक साथ करने के बजाय
पहले कम जटिल हिस्सों में सीमा निर्धारण पर सहमति बनाने की कोशिश हो। द डिप्लोमेट और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के विश्लेषणों में जिस पुराने पैकेज डील की चर्चा है, उसका मूल विचार था कि पूर्वी और पश्चिम के बीच राजनीतिक समझौता। चीन अक्साई चीन पर अपनी स्थिति बनाए रखे और बदले में पूर्वी सेक्टर में भारत की स्थिति को स्वीकार करे। ये ब्रॉडरली उस पुराने विचार का ढांचा रहा है, लेकिन आज समस्या 1960 जैसी नहीं है। 1962 के युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक दावे और दोनों देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत बदल चुकी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा केवल जमीन का दावा नहीं है। बीजिंग इसे तिब्बत और अपनी सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों से भी जोड़ता है। इसलिए किसी भी टेरिटोरियल कंप्रोमाइज के लिए केवल सेना या राजनयिक स्तर की सहमति पर्याप्त नहीं होगी। दोनों देशों में इसे राजनीतिक रूप से स्वीकार कराने की भी जरूरत होगी। इसलिए शायद आसान रास्ता ये हो सकता है कि दोनों देश पहले आसान सेक्टर्स जैसे सिक्किम और सेंट्रल सेक्टर्स पर सहमति बना लें, फिर राजनीतिक विश्वास जीतें, उसके बाद कठिन सेक्टर्स पूर्वी और पश्चिमी पर बातचीत करें और अंत में एक व्यापक पैकेज डील सेटलमेंट की बात करें। यानी कुल मिलाकर फिलहाल भारत चीन के बीच जमीनों की अदला बदली का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन 8 सूत्री फॉर्मूला उस बातचीत की बुनियाद जरूर तैयार करता दिख रहा है, जिसमें भविष्य में व्यापक पैकेज सेटलमेंट की संभावना तलाशी जा सकती है। अगर सिक्किम और सेंट्रल सेक्टर जैसे अपेक्षाकृत आसान इलाकों में दोनों देश सहमति बनाने में कामयाब होते हैं, तो ये भरोसा पैदा कर सकता है कि अक्साई चीन और अरुणाचल जैसे सबसे जटिल मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़े। लेकिन असली परीक्षा यही होगी कि क्या भारत और चीन अपने दशकों पुराने दावों से कुछ पीछे हटकर ऐसा राजनीतिक समझौता करने को तैयार होंगे जिसे दोनों देशों की जनता भी स्वीकार कर सके। क्योंकि एलएसी को मैनेज करना एक बात है, लेकिन उसे स्थायी सीमा में बदलना और उसके लिए ज़मीन छोड़ना भारत और चीन के लिए पूरी तरह अलग स्तर का राजनीतिक फैसला होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत। नमस्कार।